नमस्ते बच्चों। वेलकम टू सोशल क्रैकर्स। तो फाइनली आज हम अपना लास्ट पार्ट में आ चुके हैं, दैट इज पार्ट 5। और अभी ये चैप्टर अब खत्म हो गया, आपको भी खुशी मिला होगा। चलिए सर, चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो आज फाइनली द एंड होगा चैप्टर का। अभी तक हम लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ लिया है। इनका डिफरेंसेस क्या है वो भी पढ़ा, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, डेमोक्रेटिक प्लानिंग क्या होता है। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया किस तरह हर 5 साल में दो फेज में हमने डिवाइड किया था, 1951 से 90 तक, फिर 1991 से प्रेजेंट डे तक। और उनमें क्या हुआ, क्या चैलेंजेस था, क्या इम्पैक्ट था, हमने सब इस पे कवर किया। कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे आ सकता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, करेंट 5 ईयर प्लान ऑफ असम, ये आज हम कवर करेंगे। तो चलिए लास्ट पार्ट है, अच्छा से सुनिएगा। लास्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने पहले भी कहा था कि ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्यों इसे इंटरेस्टिंग कहा था। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन समझने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ, तो आपको और ज़्यादा इजी हो जाएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ये एक पेरेंट है, मान लीजिए है, ठीक है, ये पेरेंट्स है। ठीक है, मेरा ड्राइंग थोड़ा सा बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा है। ये पेरेंट्स है, ठीक है, ये मॉम, ये डैड, माँ बेटा, और ये है मम्मी पापा, और ये है लड़का यानी तुम। खुद को एग्जाम इमेजिन कर लो, मैं इसका नाम देता हूँ पिंटू। ठीक है, इसका नाम है पिंटू। ठीक है, पिंटू क्या है, पिंटू एक 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 क्या कराता है, एक दुकान चला रहा है। ठीक है, पिंटू एक दुकान चला रहा है। इसका पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि पिंटू क्या मतलब क्या प्रोड्यूस करेगा उस दुकान में, प्रोड्यूस नहीं होगा, उस दुकान में क्या सामान रखेगा, क्या ग्रोसरीज रखेगा, उसको कैसे सेल करेगा, कितना दाम में सेल करेगा। पिंटू का मन है कि चीनी 1 किलो को 50 रुपया में सेल कर दे, बट पेरेंट्स क्या बोलता है, नहीं तुम 40 रुपये में ही करोगे, तो पिंटू को 40 में ही करना पड़ता है। पिंटू का मन है कि बिजनेस में कपड़ा भी ले आए, पिंटू का मन है कि बुक्स भी सेल करे, पिंटू का मन है कि गेम्स वेम सब सेल करे, एसेसरीज सब सेल करे, लेकिन पेरेंट्स बोलता है नहीं तुम ग्रोसरीज ही करोगे और कुछ नहीं कर सकते, और ग्रोसरीज में भी ये सामान ही कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं, दाम भी मैं सेट करूंगा, दुकान कैसे चलेगा सब कुछ मैं सेट करूंगा, तुम्हें कुछ भी वो नहीं है, सब कुछ मैं सेट करने वाला हूँ। ठीक है, अब समझ गया, देख रहे हो पिंटू बेचारे का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन सब कंट्रोल क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स कर रहे हैं। तो अब इस पेरेंट्स को आप क्या चीज से रिप्लेस कर दो, गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है ये आप समझ लो एक स्टेट है, कंट्री है, ये गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है, और ये पिंटू कौन है, हम लोग है। ठीक है, तो ये हम लोग है, तो हम लोग मतलब अपना हिसाब से मार्केट नहीं कर सकते, हमें गवर्नमेंट बताएगा कि आप ये चीज सेल करोगे, आप ऐसे दुकान चलाओगे, सब कुछ क्या कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है। ठीक है, और ये भी जो ये शॉप है ये भी गवर्नमेंट शॉप ही है, पब्लिक सेक्टर शॉप है, तो इसलिए गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है। अब आपको थोड़ा सा आइडिया पता चल गया होगा कि आखिरकार मैंने पढ़ाया था ना सोशलिस्ट में, याद है, ज्यादातर सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट ही सब कुछ चलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हो, रसिया हो गया, चाइना हो गया। ठीक है, ये सब जगह पे क्या होता है, सब गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है कि वो इंडस्ट्री क्या प्रोड्यूस करेगा, कितना दाम पे वो करेगा। ठीक है, वो सब कुछ गवर्नमेंट का कंट्रोल में रहता है। बट एक लिबरलाइजेशन में क्या होता है, लिबरलाइजेशन में चीजें थोड़ा उल्टा हो जाता है। लिबरलाइजेशन में क्या होता है, स्टेट बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है कि हमें ये सबसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें अब पिंटू को बोलता है कि तुम्हें जो मर्जी है करो, पिंटू को इंडिपेंडेंस दे दिया, पिंटू खुश। तो पिंटू को अब बोलता है गवर्नमेंट कि तुम्हें जो मर्जी करो, अब हम ये सब नहीं करते हैं, तुमको मने ग्रोसरीज घुसाना है ग्रोसरीज करो, तुमको मने कपड़ा सेल करना है कपड़ा सेल करो, तुमको मने गेम वगैरह करना है, जो करना है करो, अपना मर्जी से करो, डूबना है तुम डूबोगे, उठना है तुम डूबो, अब मेरा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अब पिंटू को बोल दिया अपना मर्जी से, जो मर्जी तुम सेल करो, जो मर्जी तुम करो, जो करना है दुकान के साथ करते रहो। अब पेरेंट्स जो है यानी गवर्नमेंट है, पिंटू को बोलता है, गवर्नमेंट यानी पेरेंट्स जो बोलता है मेरा काम एक ही है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा ताकि तुम्हें कोई आके अटैक ना करे। ठीक है, पिंटू को बस ये बोलता है। उसी तरह से गवर्नमेंट क्या बोलता है अपना सिटीजन्स को, जैसे इंडिया में गवर्नमेंट बोलता है कि ठीक है अब मैं पाकिस्तान से बचाऊंगा तुम्हें, चाइना से बचाऊंगा, जो हमारे पड़ोसी तुम पे आक्रमण कर सकते हैं मैं तुम्हें उनसे बचाऊंगा, लेकिन ये जो मार्केट वगैरह होगा ये तुम्हें जैसे चलाना है चलाना, जो तुम्हें प्रोड्यूस करना है तुम वो करना, जो तुम्हें सेल करना है तुम वो करना, जिस देश से तुम्हें सेल करना है वो सब कर सकते हो, अब मैं नहीं रोकने वाला। पहले क्या कर रहा था, सब गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा था, गवर्नमेंट ही इंडस्ट्री बैठा रहा था, गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा था कि इंडस्ट्री में ये कपड़ा सेल हो, इंडस्ट्री में ये कपड़ा ही प्रोड्यूस होना चाहिए, बस धोती और लुंगी ही बनना चाहिए। लेकिन अब गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल हटा दिया, गवर्नमेंट बोला अब हम लिबरलाइजेशन ला रहे हैं, इसीलिए अब हम मार्केट में कंट्रोल नहीं करेंगे,
अब मार्केट जो होगा वो कंप्लीटली इंडिविजुअल का ऊपर है, वो जो सेल करना चाहते कर सकते हैं, वो जितना प्राइस रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इसलिए आप इंडिया में देख सकते हो ना कि जियो अपना मर्जी से जब लगा देता है 300 399 का भी, पहले तो पहले अनलिमिटेड दे रहा था, आप लोग एंजॉय कर रहे थे। अब क्या हो रहा है, वो अपना अपना दाम से सेट करते रहता। अगर गवर्नमेंट के हाथ में रहता तो गवर्नमेंट ही सेट करता, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे मैं मुझे अगर कुछ अपना इंडस्ट्री खोलना है तो मैं सेट करूंगा कि इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, कितना दाम पे होगा, वो मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है। गवर्नमेंट मुझे बोलने नहीं आएगा। बट पहले क्या होता था, गवर्नमेंट ही डिसाइड करता था। बट अब लिबरलाइजेशन 1991 में आने के बाद क्या हुआ, सब चीज अब इंडिविजुअल पे छोड़ दिया कि तुमको जैसा करना है करो। जैसे पिंटू को आजादी देती है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, तो वैसे ही हमें भी कहा गया। अब हम उसी हिसाब से क्या करते हैं, अपना जो भी मार्केट होता है, क्या कपड़ा मतलब प्रोड्यूस करना है, किस तरह का, हिप हॉप हो, जो भी हो, कपड़े हो, हिप हॉप कैप हो, गेम्स हो, एसेसरीज हो, हमें जो मर्जी हम सेल कर सकते हैं। और दाम भी कौन सेट करेगा, हम करेंगे। पहले क्या कर रहा था, सब कुछ गवर्नमेंट कर रहा था। समझ में आ गया। पहले सब पेरेंट्स बता रहा था, पहले सब गवर्नमेंट, बट अब हम अपना मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। मतलब मार्केट हम अपना मर्जी से चला सकते हैं, ठीक है। पहले सब गवर्नमेंट कर रहा था, तो वही है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मीन्स लेसनिंग ऑफ द डिग्री ऑफ स्टेट कंट्रोल इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री। इसमें क्या होता है, स्टेट कंट्रोल एकदम कम हो जाता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करना छोड़ देता है, सब कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ही कंट्रोल करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ स्टेट का कंट्रोल एकदम खत्म हो जाता है। Prior to 1991, the government used to play a predominant role in the sectors like industry, finances, foreign exchange dealings, trade, investment, and the like. ये and the like. I think Q से बने लिखा, I don't know, but इन सब चीज का मतलब ये शायद मुझसे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। तो 1991 से पहले क्या करता था, गवर्नमेंट ही सब कुछ क्या करता था, सेक्टर्स में गवर्नमेंट यूज टू प्ले अ प्रीडोमिनेंट रोल। जैसे इंडस्ट्री चलाना है, गवर्नमेंट ही चला रहा है। बैंकिंग सैंकिंग फॉरेन एक्सचेंज सब कुछ कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ही कर रहा था। बट लिबरलाइजेशन आने के बाद अब गवर्नमेंट क्या बोलता है कि तुम्हें जो इंडस्ट्री खोलना है खोलो। हाँ, कुछ इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया, चालू था ना, सब कुछ थोड़ी ना दे देंगे। तो फिर बोला गवर्नमेंट ने, ठीक है तुम जो इंडस्ट्री खोलना चाहते हो खोलो, जो कपड़ा वो करना चाहते हो करो, जो जिस मर्जी से दाम लगाने लगाओ। अब गवर्नमेंट का क्या रहा, कोई भी कंट्रोल नहीं रहा, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा। तो 1991 जब कहा था ना, सब कुछ गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रहा था, सब कुछ। जैसे पेरेंट को स्ट्रिक्ट पेरेंट, पिंटू क्या करेगा नहीं करेगा, जैसे पेरेंट कर रहा था वैसे ही सब कुछ क्या कर रहा था, गवर्नमेंट कर रहा था, ठीक है। 1991 से पहले 1991 में क्या आ गया, लिबरलाइजेशन। किसका, गवर्नमेंट के अंदर, पीवी नरसिम्हा राव के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया, अब इंडिविजुअल को बोला, इंडिया का लोगों को बोला, तुम्हें जो इंडस्ट्री खोलना है खोलो, तुम्हें जो भी मतलब कपड़ा मतलब कपड़ा करना है या गेम्स करना है, जो करना है करते रहो, मुझे अब उन सबसे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पहले क्या होता था, द परमिट एंड, मैंने कहा था ना लाइसेंस पॉलिसी के बारे में, द परमिट एंड लाइसेंस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट वाज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोलिंग द इकोनॉमी। पहले क्या होता था, अगर आपको इंडस्ट्री खोलना है तो गवर्नमेंट मतलब एक लाइसेंस चाहिए होता है, और लाइसेंस कौन देगा, गवर्नमेंट देगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देता तो आप इंडस्ट्री नहीं खोल सकते हो। बट अब आपको लाइसेंस का जरूरत नहीं है। अब आप जब मर्जी जहां मर्जी लैंड खरीदो, इंडस्ट्री बैठाओ, ठीक है। पहले जैसे नहीं, 1991 से पहले क्या चलता था, लाइसेंस पॉलिसी चलते रहता था। तो इंडस्ट्री को लाइसेंस चाहिए होता था, मतलब लोगों को लाइसेंस चाहिए था इंडस्ट्री खोलने के लिए, ठीक है। बट अब क्या होता है, लाइसेंस वगैरह नहीं चाहिए, अब जिसको जो मर्जी। लेकिन हाँ, कुछ इंडस्ट्री में लाइसेंस चाहिए खोलने के लिए, बस कुछ इंडस्ट्री, ठीक है, सारा नहीं। कपड़ा हो गया, एडटेक हो गया, वो सब आप खुद करा सकते हो। एज ए पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म मेजर्स, गवर्नमेंट कंट्रोल हैज बीन लिफ्टेड इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट, मैंने कहा था ना कुछ कुछ में लाइसेंस अभी भी चाहिए। लिकर मतलब शराब, अब सबके पास अगर मान लीजिए लाइसेंस हो गया शराब का वो खोलने का, तो फिर मानिए देश का क्या हाल होगा। सिगरेट, लोग कैंसर से ज्यादा मरेंगे, ठीक है। हजार्डस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ड्रग्स एंड सो ऑन। तो ये जो एक्सप्लोसिव है, मान लीजिए सबको अगर लाइसेंस दे दिया एक्सप्लोसिव का वो करने के लिए, बॉम्ब बनाने का, तो फिर देखिए देश में हर जगह धमाका धमाका धमाका, अभी तो मर्डर ही होते रहता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, एक्सप्लोसिव ये सब करने के लिए आपको लाइसेंस अभी भी चाहिए। कुछ इंडस्ट्री जो कहा गया ना, बस यही है इंडस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ड्रग्स एंड सो ऑन, तो ड्रग्स वगैरह के लिए जो मेडिसिन बनते हैं उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, वो चाहिए। अगर ड्रग्स का लाइसेंस नहीं देंगे तो फिर समझ जाइए कि लाइक देश में मतलब ऐसे बोल देगा कि चलिए कल से लाइसेंस नहीं चाहिए ड्रग्स का करने के लिए, तो फिर पूरा देश बर्बाद होगा। इसलिए गवर्नमेंट को मैं इस बारे में लाइक इसके लिए तो थैंक यू बोलता हूँ कि एटलीस्ट ड्रग्स का जो लाइसेंस है वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट के पास है। बट फिर भी अगर मेरा चैनल आप देख रहे हो तो बच्चे जो ये सब कर रहे हो प्लीज मत करना, जिंदगी बर्बाद कर देता है लोगों का। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम, अभी आप क्लास 10 का एग्जाम दे रहे हो, जिंदगी में कहीं भी स्टे अवे फ्रॉम नशा प्लीज। दिस डिस्ट्रॉयज योर लाइफ, एडिक्शन डिस्ट्रॉय योर लाइफ, यू नो। सो हम यही बोलेगा, मत करना ये सब, तो ये सब चीज़ों से दूर रहना।
फिर क्या है, लिबरलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड फॉरेन बैंक्स, ये देखिए। डिफेंस, एटॉमिक पावर जनरेशन एंड रेल ट्रांसपोर्ट आर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। तो अभी भी कुछ चीजें क्या है, गवर्नमेंट चला रहा है, ठीक है। कुछ कुछ सेक्टर रिजर्व है गवर्नमेंट के लिए। क्या क्या है, डिफेंस, एटॉमिक पावर जनरेशन, रेल ट्रांसपोर्ट। अगर सोचिए एटॉमिक पावर जनरेशन अगर प्राइवेट को दे दिया ना, तो फिर देश खत्म, ठीक है। हर जगह एटॉम बम, वो चाइना में गिराएगा, पाकिस्तान में गिराएगा, कोई तो अपना नेक्स्ट घर में ही गिरा देगा कि उससे इससे मेरा झगड़ा हुआ, इसको वहां पे फेंक देते हैं बॉम्ब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो आजकल तो दो बच्चों में झगड़ा होता है, मर्डर ही कर देते हैं। सोचिए एक बच्चा का झगड़ा हुआ, वो एटॉमिक पावर जनरेशन उसका घर में फेंक दिया। ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये कौन खोल सकता है, बस पब्लिक सेक्टर में रिजर्व है, प्राइवेट सेक्टर ये नहीं खोल सकते हैं। क्या क्या, डिफेंस में कुछ नहीं कर सकते हैं, एटॉमिक पावर जनरेशन का कोई काम नहीं कर सकते, और रेल ट्रांसपोर्ट भी, रेल का भी है वो गवर्नमेंट के पास रिजर्व रहेगा, प्राइवेट प्लेयर्स ये तीन नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा था ना कुछ कुछ इंडस्ट्री भी ऐसा है जो गवर्नमेंट के पास रिजर्व है अभी भी। तो ये तीन में मतलब प्राइवेट प्लेयर्स का कोई रोल नहीं है, वो पब्लिक सेक्टर ही पूरा संभालेगा, यानी गवर्नमेंट संभालेगा। द फाइनेंशियल सेक्टर इज कंपोज ऑफ कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, शेयर मार्केट एंड द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये तो आप लोगों ने भी सुना होगा। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या आता है, कमर्शियल बैंक आता है, इन्वेस्टमेंट बैंक आता है, सुना होगा ना, ये सब म्यूचुअल फंड वगैरह, ठीक है। फिर शेयर मार्केट आप सुनते ही रहते हो, आजकल मोबाइल में एनी टाइम एड में ही आता रहता है, स्टॉक ये शेयर करो, शेयर खरीद लो, धनी हो जाओगे। तो बिना रिसर्च, बिना एनालिसिस के सब मत करना, ठीक है। और किसी का कोई अगर आपको बोल रहा है ना, तो उस पर बिलीव भी मत करना, फ्रॉड में मत पड़ जाना। शेयर मार्केट, ठीक है। पहले बहुत ज्यादा स्टडी चाहिए ये सब के लिए। एंड द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी ये सारा किसके अंदर आता है, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आता है। लेकिन ये हम क्यों पढ़ रहे हैं इसमें, ये भी बताता हूँ। इन द लिबरलाइज्ड इंडियन इकोनॉमी द फॉरेन बैंक्स हैव बीन अलाउड टू एंटर इनटू इंडियाज बैंकिंग सेक्टर। अब क्या है, क्योंकि लिबरलाइजेशन आ गया, अब स्टेट कंट्रोल हटा दिया, जो मर्जी कराना है। लिबरलाइजेशन का सिर्फ ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है। पहले क्या होता था ना कि एक देश से दूसरा देश में अगर सामान भेजना है, तो वो ट्रेड टैरिफ वगैरह बहुत ज्यादा, मतलब टैक्स बहुत ज्यादा लगा देते थे। अब क्या होता है कि अगर कोई देश से यहाँ आ रहा है, अब ये सब ट्रेड बैरियर ये सब नहीं रहा। अब जो जिस देश से ट्रेड करना चाहता है वो, क्योंकि लिबरलाइजेशन हो गया, स्टेट का कंट्रोल अब कम गया है। अब गवर्नमेंट ये सब डिसाइड नहीं करता। पहले पढ़ा था ना, गवर्नमेंट ही डिसाइड करे किससे फॉरेन एक्सचेंज करेंगे, किससे ट्रेड करेंगे। बट अब क्या है, तो प्राइवेट प्लेयर सब करे। अब जैसे लेंस कार्ड का मन है कहीं जहीं तहीं जाके वो सेंड करे, पहले नहीं हो पाता था 1991 से पहले। पहले गवर्नमेंट ही सब कुछ करता था। बट अब कोई भी प्राइवेट प्लेयर जाता है अलग देश, बोर्ड का, आप भी अगर कभी अपना कंपनी खोलो तो कहीं भी जाके अपना मार्केट को बेच सकते हो। अब तो मार्केट को बेच सकते हो, अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, ठीक है। तो वही होता है, इन द लिबरलाइज्ड इंडियन इकोनॉमी द फॉरेन बैंक्स हैव बीन अलाउड टू एंटर इनटू इंडियाज बैंकिंग सेक्टर। अब क्या होता है, क्योंकि लिबरलाइज हो गया, अब कोई ट्रेड बैरियर नहीं है, अब कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, स्टेट का कंट्रोल भी कम गया है, अब स्टेट कुछ काम करता ही नहीं है। तो अब बाहर का जो फॉरेन बैंक है वो भी इंडिया में है। जैसे एक का नाम मुझे जितना तक याद है, शायद आई एम नॉट श्योर, बट सिटी बैंक था, ठीक है। तो उसके आने के बाद काफी ज्यादा इंडियन बैंक्स को भी हेल्प हुआ, इंडियन बैंक से बहुत ज्यादा चीजें सीखा सिटी बैंक से, ठीक है। तो फिर हमारा इससे बहुत, अभी भी बहुत सारा फॉरेन बैंक्स है अभी इंडिया में, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा हेल्प भी हुआ इंडियन लोग, जो इंडियन बैंक्स है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट, प्राइवेटाइजेशन। शायद लिबरलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो मुझे जरूर कमेंट करना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन इज ओपनिंग अप ऑफ द सेक्टर यूनिट्स टू द प्राइवेट सेक्टर। तो क्या होता है कि देखिए, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक, पहले जो हमने पढ़ा ना, एयर इंडिया, आपको याद है। तो एयर इंडिया पहले किसका हाथ में था, पूरा गवर्नमेंट के हाथ में था। फिर किसको भेज दिया, टाटा को भेज दिया, ठीक है, कंप्लीटली। तो वो प्राइवेटाइज हो गया, ठीक है। प्राइवेटाइज का मतलब क्या, प्राइवेट प्लेयर्स को वो दे दिया जाता है, वो बेच दिया जाता है। जब एक गवर्नमेंट सेक्टर कंप्लीटली 100% कोई प्राइवेट इंसान को, जैसे एक मान लीजिए गवर्नमेंट अभी ऑयल इंडिया चला रहा है, कल गवर्नमेंट चला नहीं पा रहा है, ठीक है, बहुत लॉस हो रहा है, तो गवर्नमेंट बोलेगा हर्ष तेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, तू, नहीं है वो अलग बात है, तो मुझे बोलेगा कि तुम मुझसे तुम ये सारा खरीद लो, ऑयल इंडिया 100 करोड़ में खरीद लो। तो गवर्नमेंट मुझे जब ऑयल इंडिया पूरा 100 करोड़ में बेच देगा, तो मैं क्या करूंगा, वो खरीद लूंगा, वो क्या हो जाएगा, प्राइवेटाइज हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत सिंपल है, प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट कर रहे हैं, एक प्राइवेट प्लेयर को बेच देना, तब वो प्राइवेटाइज हो जाएगा, वो प्राइवेट के अंदर आ जाएगा। पब्लिक मतलब सबको यूज कर सकते हैं, सब बेनिफिट उठा सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन वही कि एक प्राइवेट प्लेयर को जब आप पूरा बेच दोगे, तो वो प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, ठीक है। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1991 हैज ओपनड अप 9 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू द प्राइवेट सेक्टर। तो क्या हुआ, जो पहले 9 पब्लिक सेक्टर था ना, 9 पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंदर चल रहा था, गवर्नमेंट चला रहा था, वो किसको भेज दिया, 9 प्राइवेट सेक्टर को भेज दिया। फिर प्राइवेट प्लेयर्स उसको चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे लॉस हो रहा था, तो उसको प्राइवेट सेक्टर को भेज दिया गया, ठीक है। वन फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज डिसइन्वेस्टमेंट। अब देखिए, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में डिफरेंस होता है। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या, कंप्लीटली बेच दिया। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या,
मान लीजिए एक कंपनी है, गवर्नमेंट चला रहा है, उसमें लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट चाहता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो रहा है, तो गवर्नमेंट को एक लालच है कि नहीं कंप्लीटली नहीं बेचते हैं, कंप्लीटली बेच देंगे तो फिर हमारा प्रॉफिट कहाँ से आएगा, तो गवर्नमेंट बोलता है प्राइवेट मुझे बुला के, हर्ष एक काम कर, तू मैं 60% रखूंगा इस कंपनी का, तू 40% रख, तो जो भी प्रॉफिट आता है तो तुम बाद में 40 ले लेना, मैं 60 ले लूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए एक कंपनी है, मुझे बुलाया, मैं बोला ठीक है मुझे 40% इस कंपनी का, 60% गवर्नमेंट, मैं भी चला रहा हूँ वो भी चला रहा है, तो मैं अपना सारा स्किल्स इनोवेशन टेक्नोलॉजी लगा रहा हूँ, गवर्नमेंट भी अपना हिसाब से चला रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि बाद में मान लीजिए प्रॉफिट आया, मान लीजिए उससे 100 रुपया का हमने चीज सेल किया, तो अब प्रॉफिट कैसे डिवाइड हो जाएगा, 40 मुझे देगा, 60 गवर्नमेंट के पास रखेगा। अब आपको समझ में आ गया, डिस इन्वेस्टमेंट में कंप्लीटली अपना चीज सेल नहीं करते, कुछ अमाउंट अपने पास रख लिया जाता है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, कंप्लीटली सेल कर दिया जाता है, यही डिफरेंस होता है, ठीक है। डिस इन्वेस्टमेंट में याद रखना, एक कंपनी का बस आधा शेयर सेल किया जाता है, ठीक है, कुछ पार्टी सेल किया जाता है प्राइवेट प्लेयर को, बट प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, कंप्लीटली सेल किया जाता है 100%, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स द सेल ऑफ द शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू प्राइवेट पार्टीज, तो वही है जो मैंने कहा, सेल ऑफ द शेयर्स, जो कुछ शेयर उसको सेल कर दिया जाता है, कुछ शेयर, ठीक है, सारा नहीं, वही है डिफरेंस प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट में। Thus, the entire amount of capital that is necessary for the public sector unit is not supplied by the government. A part of that is contributed by the private individual. मतलब एक कुछ पार्ट ही दिया जाता है, ठीक है, वही लिखा हुआ है, the entire amount of capital that is necessary for the public sector unit is not supplied by the government. जो सारा अमाउंट ऑफ कैपिटल नहीं दिया जाता है, कुछ ही दिया जाता है, ठीक है, पार्ट ऑफ दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। तो वही चीज है, यहाँ पे ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो मैंने समझाया वही है सिंपल में, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आया तो बताना। ये पिक्चर देख के आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो आ रहा है कि सर ये क्या हो रहा है, मतलब एक जगह पे सब है। अच्छा, ये पार्ट समझाने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जब आप गांव में रहते हो, आप तुम्हारे लोग गाँव जुआने नुजुआमो ना जानो मजदे जो गाँव ले जाओ बा, यू नो, जब गांव में जाते हैं तो देखते हो गांव का लाइफ कैसा होता है, एक घर से दूसरा घर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये बोले ओ इफाले बोले पलाय बोल बोले कौन पलाय बोल बोले, वहां से फिर सीन से ओ फिर पलाय बोल नो फिर पलाय बोल नो, मतलब देखते हो एक सेकंड में न्यूज पहुंचना शुरू हो जाता है, क्योंकि क्यों, गांव में एकदम घर करीब करीब में होता है, एकदम न्यूज सोशल मीडिया से भी स्पीड में फैलता है, लाइक एकदम करीब होता है, एक न्यूज अगर इससे निकला ना आसपास 10-15 घर में भी पहुंच जाता है, गांव बहुत करीब होता है। आपको मैंने ओ भालने और आप ठीक हो तो आप चले जाते हैं, चाचा ठीक हो, मामा ठीक हो, तो सब एक साथ रहते हो ना, तो एक गांव में देखते हो सब इंटरकनेक्टेड रहता है, और आसानी से आप पहुंच जाते हो, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है क्योंकि आसपास रहता है घर। उसी तरह पूरा वर्ल्ड जो हो गया, क्या हो गया, एक ग्लोबल विलेज हो गया, पूरा घड़ी पूरा वर्ल्ड ही गांव हो गया। बोलोगे सर कैसे, अब देखो आप मुझे देख पा रहे हो, मैं तो यहाँ हूँ, अब आप लोग कहाँ कहाँ हो गए, कौन देख पा रहे होगा, मुझे सब देख पा रहे हो, राइट, लेकिन एक कितना इजीली देख पा रहे हो, क्या मेरे पास आना पड़ रहा है, नहीं आना पड़ रहा है, घर में बैठा बैठा देख पा रहे हो मुझे, बल्कि मैं तो कहीं और हूँ, आप कहीं और हो, कितना किलोमीटर का डिफरेंस होगा, बट देख पा रहे हो ना। आज अगर पापन जाके दुबई या कहीं पे कॉन्सर्ट करे, वो भी देख पा रहे हो, इतना दूर, आपको दुबई जाने का जरूरत नहीं है। अरिजीत सिंह कहीं परफॉर्म करे, वो भी आपको पता चल रहा है। यूएसए में आज क्या हो रहा है, वो डोनाल्ड ट्रम्प भी रिसेंटली इलेक्शन जीता, वो भी आपको पता चल गया होगा। लेकिन ये सब कैसे पता चल रहा है हमें, वहां पे हो रहा है काम, लेकिन हमें एक सेकंड में पता चल जा रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, ग्लोबल विलेज, जैसे विलेज में हम देखते हैं ना, एक सेकंड में हम पता चल जाता है, हाँ ये यही कर रहा है, ये फालतू काम कर रहा है, ये यही कर रहा है, चुगला चुगली सब कुछ पता चल जाता है, राइट, 5 मिनट में। उसी तरह से क्या हो गया है, पूरा वर्ल्ड का न्यूज भी हमें क्या 1 मिनट या 5 मिनट में पता चल जाता है, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। तो हमें कोई भी वर्ल्ड में कहीं भी कुछ इंफॉर्मेशन हो रहा है, हमें 1 मिनट में पता चल जाता है, और ये ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है, बहुत पहले से ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, लेकिन पहले से बहुत स्लो हो रहा था। पहले जैसे हम लोग, हमारा भी स्पाइस वगैरह जाता था, तो हमारे जो मसाले थे वो सिल्क रूट वगैरह से जाया करता था, ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन था, बट उस समय बहुत टाइम लगता था। अभी अगर हमें मसाला भेजना है तो 2 दिन में यूरोप पहुंच जाएगा, पहले बहुत टाइम लगता था नदी से ज्यादा। तो ग्लोबलाइजेशन पहले स्लो था, अब क्या हो गया, फास्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और क्योंकि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में भी क्या हुआ है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, उस वजह से क्या हुआ है, हमें ग्लोबल विलेज हो चुके हैं। अब आपको ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। तो व्हाट डज ग्लोबलाइजेशन मीन्स, अगर एग्जाम में आता है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स द इंटीग्रेशन, ये वर्ड बहुत याद रखना, इंटीग्रेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन विद द इकोनॉमीज ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आपका क्या होगा, इकोनॉमी ऑफ द नेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंटीग्रेट करना, ठीक है। आज आप, ये बहुत सिंपल है, आप अगर मान लो आज आप इंडिया में हो, ठीक है, आप यूके का आपको कोई कपड़ा खरीदना है, तो आप यूके का कपड़ा भी खरीद रहे हो। आप इंडिया में आपको डेनमार्क का कोई सामान खरीदना है, आप डेनमार्क का सामान खरीद रहे हो। आपको कल मन हुआ कि चलो आईफोन मंगा लेते हैं, सीधा ये इंडिया में कौन खरीदेगा, सीधे कैलिफोर्निया से मंगाते हैं, तो आप कैलिफोर्निया से 2 दिन में मंगा लोगे,
ठीक है। तो ये जो देख रहे हो एक इकोनॉमी दूसरा, हम पैसा भी दे रहे हैं एकदम करेंसी। अभी आपको अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, जैसे चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन लेना है, कोई भी चीज का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप क्या करोगे, जाओगे यूएस डॉलर, जो डॉलर होता है उसको इजीली कन्वर्ट करके वहां पे हो रहा है, तो वो वहां का कंपनी है, इकोनॉमी देख रहे हो हम इजीली ट्रांसफर कर पा रहे हैं। वही सारा प्रोसेस क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन। ये क्या करता है, इट मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन विद द इकोनॉमीज ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक नेशन से बाकी नेशन का जो इंटीग्रेशन हो रहा है उसे ही कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन होता है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन, ठीक है। इन अ सेंस ग्लोबलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो बहुत बोल सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन क्या है, बच्चा है, ठीक है। कैसे, तो बहुत सिंपल है, देखिए प्राइवेटाइजेशन कर दिया, प्राइवेट प्लेयर्स आ गया। अब प्राइवेट प्लेयर्स जैसे ही आया, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने जैसे लेंस कार्ड बोट इंडिया में कहीं भी बाहर में, सिंगापुर थाईलैंड अपना सामान बिक्री कर रहा है, राइट। फिर लिबरलाइजेशन भी किया, ट्रेड बैरियर वगैरह सब हटा दिया, तो वो बोट और जो भी अपना प्रोडक्ट है वो कहीं भी, इंडिया छोड़िए, कोई भी वर्ल्ड में, कोई भी अपना डेनमार्क हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, यूएसए हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, कहीं भी सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका वजह से क्या हो गया है, तो ये दोनों का वजह से क्या आया है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ग्लोबलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। इन दोनों की वजह से ही तो हुआ है। अगर लिबरलाइजेशन नहीं हुआ होता, अगर अभी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता, तो क्या गवर्नमेंट कभी भी बाहर का प्रोडक्ट आने देता, नहीं आने देता, ठीक है। इसीलिए जब लिबरलाइजेशन हुआ, गवर्नमेंट अपना कंट्रोल हटा दिया मार्केट से, पेरेंट्स पिंटू का ऊपर कंट्रोल थोड़ा हटा दिया, तभी तो आया ना, बाहर का सामान यहाँ आना शुरू हुआ, यहाँ का सामान बाहर आना शुरू हुआ, क्योंकि वहां का गवर्नमेंट ने भी हटा दिया अपना कंट्रोल, वहां भी लिबरलाइजेशन लाया। तो बस यही है, इसीलिए कहा गया ग्लोबलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। जब गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल हटा दिया, तो फिर सब कुछ होने लगा स्पीड में। अ कंट्री दैट अवॉइड्स इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी इज नोन एज इनवर्ड लुकिंग कंट्री। तो वो देश जो बाहर का देश से कोई कनेक्शन रखना नहीं चाहता है, कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करना नहीं चाहता है, ठीक है, उस देश को हम क्या कहते हैं, ऑटर्की कहते हैं। वो एक आइसोलेटेड रहना चाहता है, वो मतलब किसी के साथ मतलब कनेक्ट होना नहीं चाहता है, किसी के साथ ट्रेड नहीं, किसी के साथ इकोनॉमिक वो नहीं करना चाहता है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है, तो इसलिए बाहर से कुछ कनेक्शन उतना रखना नहीं चाहता है, तो वही रहता है इनवर्ड लुकिंग कंट्री। ऐसा अगर एग्जांपल है तो नॉर्थ कोरिया को आप कह सकते हो, ठीक है। तो ऐसा देश अभी भी है जो बाहर से उतना कनेक्शन रहना नहीं चाहता है, गवर्नमेंट का सब कुछ कंट्रोल रहता है, किससे क्या करना है नहीं करना है, वहाँ लिबरलाइजेशन उतना नहीं है। बट बाहर में जहां जहां लिबरलाइजेशन, वहां अपने आप ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हो गई। बट जहां पे लिबरलाइजेशन नहीं है, वहां पे ना प्राइवेटाइजेशन आपको देखने को मिलेगा ना कुछ, वहां पे सारा गवर्नमेंट का कंट्रोल। तो नॉर्थ कोरिया वो आप बोल सकते हो, बट आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है नॉर्थ कोरिया इज द कंट्री व्हिच यू कैन से इट्स एन ऑटर्की, ठीक है। अब आता है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे। तो ग्लोबलाइजेशन रिड्यूसेस द डिस्टेंस अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मैंने कहा ही है। हाँ, डिस्टेंस मतलब वो फिजिकल डिस्टेंस तो नहीं, जैसे इतना किलोमीटर वो तो नहीं कमा रहा, बट डिस्टेंस का मतलब क्या समझा रहे हैं आप, एक मिनट में अगर आप आज घर में हो, आप किसी को अपना दोस्त को फोन करके बुलाया, बोले निकल आओ घर से, अच्छा अच्छा नहीं बोला, सर को पीट देते हैं। तो अगर होता है ना कभी कभी, सर को पीट देते आओ, ऐसा कभी मत करना, ठीक है, समझ लो। ये सब बहुत खराब बात है, लेकिन आजकल के बच्चे समझते नहीं है। तो क्या हो गया कि ओए इधर आओ, सर बदमाशी कर रहा है, ये कर रहा है, ये बच्चा बदमाशी कर रहा है, इसको वो कर देता हूँ। वो अगर 10 किलोमीटर भी दूर है तो आप इजिली फोन कर दिया, 1 मिनट में वो आ गया, राइट। आपको अगर यूएसए में आपका कोई जान पहचान है, आपको वहां कनेक्ट करना है, आप भी 1 मिनट में वहां भी कनेक्ट कर लेते हो। तो वो क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन का वजह से क्या हो, जो डिस्टेंस है वो बहुत कम गया है, हम किसी से भी कहीं भी 1 सेकंड में कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा ना एक ग्लोबल विलेज, जैसे गांव गांव में इजिली हम जाते मिलते हैं, वैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी क्या हो गया, डिस्टेंस जो है वो कम गया है। द यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट हैव स्पीडेड अप द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मैंने कहा ना ग्लोबलाइजेशन बहुत पहले से था, बट पहले ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी नहीं था, तो लोग को वहां से वहां जाने में भी बहुत टाइम लगता था, राइट। और वहां से यहाँ आने में भी बहुत टाइम लगता था, सामान भी आने जाने में बहुत टाइम लगता था, इन्फॉर्मेशन भी, यूएसए में अगर कुछ हुआ तो 10-15 दिन बाद पता चलता था, हाँ वहां पे ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। बट अभी क्या हो गया, इन टेक्नोलॉजी की वजह से, सोशल मीडिया, हाँ हाँ हाँ, अरे डोनाल्ड ट्रम्प जीत गया, अरे वहां पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, वहां पे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, अरे वो भाग गया, वो ये हो गया, तो ये स्टूडेंट ने इसका बारे में ये कर दिया। तो सब कुछ क्या हो गया, आपको यहाँ पे पता चल रहा है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट का वजह से आपको क्या हो गया है, मतलब ग्लोबलाइजेशन का स्पीड बहुत फास्ट हो गया, आपको जो देश में 1 सेकंड में पता चल जाता है, अमेरिका में ये हो गया, फिर आपको ये पता चल जाता है, अरे फिनलैंड में ये ऐसा ऐसा एजुकेशन सिस्टम है कि वहाँ पे एग्जाम वगैरह है नहीं है, होमवर्क नहीं है। सुन के थोड़ा सॉफ्ट हो गया ना, हाँ है ऐसा सिस्टम, एक एग्जाम होता है शायद, बट एग्जाम होमवर्क वगैरह नहीं होता है, जाना चाहोगे शायद फिनलैंड में ना। तो इसका वजह से क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की वजह से क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन का जो स्पीड है वो बढ़ चुका है, ठीक है। वरना पहले से था, बट इसका वजह से ज्यादा फंस गया, इसलिए आज हमें 1 सेकंड में पता चल जाता है कि साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी ही बोल सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन को और फास्ट किया है, ठीक है। द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर मूविंग टुवर्ड्स अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। तो अब जो देश हो रहा है वो क्या हो रहा है,
एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड में मूव कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अभी आपको अगर पता चल जाए कि यूएसए में क्या हो रहा है, आपको पता चल जा रहा है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान का नाम लेके थोड़ा सा जो भी है ना, तो आपको पता चल जा रहा है बांग्लादेश में क्या, अभी रिसेंटली बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट आपने सुना होगा, मणिपुर में क्या हो रहा है। ये अभी क्या हो रहा है, कंट्री बॉर्डरलेस वर्ल्ड में जा रहा है, हमें सब कुछ तो पता ही चल जाता है ना बिना बॉर्डर पार किए। तो एक कंप्लीटली बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनते जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन व्हिच बोथ द कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स टेंड टू गेन। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे कंज्यूमर को भी बेनिफिट होता है, मतलब हमें भी बेनिफिट होता है, और जो प्रोड्यूसर्स होता है उन्हें भी बेनिफिट होता है। कैसे? कंज्यूमर है, अब देखिए पहले क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया, लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हो गया, अब बाहर का देश से भी सामान आना शुरू हो गया। पहले मान लीजिए इंडिया में बस पार्ले जी बिस्कुट मिलता था, अब क्या हो गया, बाहर का देश से हाइड एंड सीक भी आने लगा, ओरियो भी आने लगा, फिर हमारे चॉइसेस भी बहुत बढ़ गया, और इनफैक्ट कुछ कुछ बिस्कुट हमें जो ओरिजिनल था उससे भी कम दाम में मिल जाता है, ठीक है। तो अब कपड़ा का भी चॉइसेस बढ़ गया, हम जो मर्जी आज शर्ट पहने है, कभी कुछ मतलब वो पहन सकते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है आजकल, ऊपर से भी एक शर्ट आ गया है एंड बुमरिंग वगैरह, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं। कपड़ा का भी चॉइसेस बढ़ गया है, कम दाम में अच्छा कपड़ा मिल जाता है क्योंकि वो बाहर से आ रहा है सामान सब, राइट। तो उससे क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है, प्रोड्यूसर्स को कैसे बेनिफिट होता है, देखिए यहाँ उन्होंने सामान भेज दिया और उनका भी तो इनकम हुआ ना, हमारा भी फायदा हुआ, हमें भी चॉइसेस मिला, लोकल मार्केट से हमें कम दाम में मिल जाता है बाहर का आया वो सामान। तो अभी आप समझ रहे होगे इससे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों का फायदा होता है, कंज्यूमर को बहुत सारा चॉइस मिल जाता है, प्रोड्यूसर को पैसा मिल जाता है, जिसके लिए पूरा दुनिया पागल है, ठीक है। अब ये देखिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो मतलब बाहर के जो लड़के हैं, बाहर के जो लड़के हैं, ठीक है, आप ऑफेंड मत हो जरा, बाहर के जो लड़के हैं वो हमारा कल्चर अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, कुर्ता पैजामा, आपको दिखता ही होगा वो लोग, मतलब टेक्नोलॉजी का वजह से ना, टेक्नोलॉजी में देखे अरे इंडिया में क्या कपड़ा है कितना अच्छा लग रहा है, तो वो भी हमें फॉलो करना चाहिए, क्यों हुआ है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। तो ये भी हमारा क्या कर रहे हैं, ये हमारा कल्चर फॉलो कर रहे हैं, हमारे लड़के वेस्टर्न वेस्टर्न फॉलो कर रहे हैं, मैं भी, हाँ मैं भी तो टी शर्ट में ही हूँ, ठीक है। तो तो क्या कह रहे हैं, हमें भी अच्छा लगे, हाँ यूरोप का कपड़ा, हाँ एकदम कोट पैंट, ठीक है। तो ये सब भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है, इनफैक्ट ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही तो ब्रिटिश आए थे ना हमारे इंडिया में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनको भी पता चल रहा है, अरे 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 क्या कपड़ा, क्या सूट बूट, मतलब देख रहे हो, मतलब ठीक है, यही कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें कि हम या बाहर के जो रसिया या यूएसए या फिर बाहर का जो देश का है वो हमारा कल्चर एडप्ट करे, कुर्ता पैजामा एंड शेरवानी वेरवानी, ठीक है। और हमारे जो लड़के हैं वो यूरोप के एकदम सूट बूट, देख रहे हो सब कुछ तो वेस्टर्न टाइप का ही लग रहा है, वो बाहर के कल्चर ले रहे हैं और बाहर के जो है वो हमारे कल्चर ले रहे हैं। तो ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। फिर और देखो, देखो यहाँ पे रशियन अमेरिकन जो भी लड़कियां हैं ये देख रहे हो, ये कंप्लीटली क्या फॉलो कर रहे हैं, इंडियन ट्रेडिशन, आपने देखा भी होगा आजकल वीडियोस वगैरह में, वो हमारा ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, इंडियन ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, इंडियन साड़ी पहन रहे हैं, इंडियन पूजा पाठ वगैरह में सब कुछ जा रहा है। वो भी क्यों है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। सोशल मीडिया में देखा, हाँ हाँ इंडिया में तो ये चल रहा है, इतना दूर है बट फिर भी पता चल रहा है, हाँ तो हमारा वो कल्चर फॉलो कर रहा है। और फिर देखिए हमारा हमारे जो इंडिया के लड़कियां हैं, जो एशिया के लड़कियां हैं, वो भी, उनको भी पता चल रहा है, अरे यूरोप में ऐसा कपड़ा चलता है, तो वो यूरोप का कपड़ा ले रहा है, ठीक है, यूरोप का कल्चर एडप्ट कर रहा है, और बाहर का जो वो हमारा कल्चर एडप्ट कर रही है। जो कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। मैं बता दूं कि देखिए कुछ भी कल्चर है, हम जो हो रहा है कल्चरल एक्सचेंज, गलत हो रहा है सही हो रहा है मैं ये नहीं बताऊंगा, बट ये बात है कि देखिए मैं ये मानता हूँ कि अगर एक बाहर का कल्चर हमें जानने को मिले उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, एक नॉलेज ही बढ़ता है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम ज्यादा उस चीज को करते हैं तो अपना कल्चर भूल जाते हैं, प्रॉब्लम वहां होता है। बट आई डोंट थिंक कि इंडिया में है कि आज भी आप फंक्शन वगैरह में आप देखोगे तो हमारे जो लड़कियां हैं या लड़के हैं वो कुर्ता पैजामा पहनते हैं, लड़कियां भी अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे लोग कल्चर भूल चुके हैं। सो ये बोलना बहुत गलत होगा कि हमारा लड़कियां लड़कियां जो आजकल बोलते रहते हैं कि यंग जनरेशन अपना कल्चर भूल रहे हैं, हाँ कुछ एक्सटेंट भूल रहे हैं बट सब नहीं, 80% अभी भी अपना कल्चर को फॉलो करते हैं। कोई भी फंक्शन में अपना ड्रेस पहनते हैं, ऐसा नहीं है नहीं पहनते, कोई भी फंक्शन वगैरह में। तो बाहर का ड्रेस पहने में अगर कपड़ा इजी लगे, कपड़ा ही तो है, ठीक है, बाहर का कपड़ा है, कुछ अच्छा भी तो आया है, तो वी शुड थिंक पॉजिटिवली, बट वी शुड नॉट लीव आवर कल्चर, ठीक है। तो वही बात है कि हमें बाहर से भी अगर कोई कल्चर आए, दैट्स, आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम, लोगों का मानना है तो मुझे पता नहीं, बट बाहर का कल्चर अगर आता है वी शुड अडेप्ट, वी शुड लर्न, बट वी शुड नॉट लीव आवर कल्चर। कि बाहर का अगर कल्चर रहा है ठीक है, उसे भी हम फॉलो करेंगे, और उसे भी अच्छा लगेगा, कपड़ा ही है पहनना ही है, अगर वहां से भी कंफर्ट मिले इट्स गुड। बट जब ट्रेडिशंस वगैरह हो, जब हमारा कोई रिचुअल हो, वहां पे हम एटलीस्ट अपना ड्रेस पहने, ठीक है, वो फॉलो करना। तो उस, और मुझे पता है हमारे जो यंग जनरेशन है वो ऐसा कंप्लीटली अपना ट्रेडिशन को नहीं, मैं भी दिवाली शिवाली का जो भी फोटो देखता हूँ सब अपना वो पहनते हैं, ठीक है। ये लोगों का पता नहीं क्या हो गया है, तो अब देखते हैं क्या हो गया है।
ग्लोबलाइजेशन का कुछ इम्पैक्ट। इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट ग्लोबलाइजेशन डज नॉट पोज एनी थ्रेट टू नेशनल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि देखिए ग्लोबलाइजेशन अच्छा कब होगा, जब वो नेशनल इंटरेस्ट पे कोई डैमेज नहीं देगा। मतलब देखिए नेशनल इंटरेस्ट क्या है, जब यहाँ के लोगों का इंटरेस्ट तो फुलफिल होना चाहिए, यहाँ का लोगों का तो डेवलपमेंट होना चाहिए। बट क्या होता है कभी कभी ग्लोबलाइजेशन की वजह से, मैंने पहले भी समझाया है कि क्या होता है ना, कंपनीज वगैरह जो बाहर से सामान आता है, अब हमारा डोमेस्टिक मार्केट जो है वो मान लीजिए एक बिस्कुट पार्ले जी 5 रुपया में दे रहे हैं, बाहर से सामान आ जा रहा है वो दे रहा है बिस्कुट 2 रुपया में दे रहा है, बाहर से इंग्लैंड में कम दाम में दे रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी उनका है अच्छा है, तो 2 रुपया में आ गया। अब लोग तो ऑफकोर्स 2 रुपया वाला खरीदेंगे, ऊपर से विदेश का सामान है, हाँ हाँ इंग्लैंड का सामान है खाएंगे, तो 2 रुपया 2 रुपया का हो गया। उससे लॉस किसको होता है, हमारा डोमेस्टिक मार्केट को होता है जो 5 रुपया में बिस्कुट भेज रहा है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेशनल इंटरेस्ट किस तरह पर होता है। कभी कभी क्या होता है देखिएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या जो होता है ना, वो बताते हैं देश को कि अरे तुम अपना नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट मत, ऐसे यूज मत करो, एनवायरमेंट का नुकसान होगा, ये होगा। भले ही एक देश का नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है बट कुछ कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूज करने नहीं देते, बोलते एनवायरमेंट का नुकसान होगा, उन्होंने तो अपना कर लिया, हमें करने नहीं देते। उस तरह से क्या होता है, वो कंट्रोल करता है एक नेशन पे। तो वो ग्लोबलाइजेशन का कुछ ना कुछ एक साइड इफेक्ट भी है। A globalization economy must not mean the sacrifice of its economic sovereignty, language, literature and culture। मैं वही कह रहा हूँ कि ग्लोबलाइजेशन के वजह से अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज, या फिर मैं बोल रहा था अपना कल्चर मत खो देना। कभी कभी पहन लो, या लड़का जो भी है, मैं दोनों को बोल रहा हूँ कि कभी कभी पहन लो, ओके इट्स नॉर्मल कि कंफर्टेबल, हमें कंफर्टेबल है इसलिए हम पहन रहे हैं, बट डोंट लीव इट। हम ये इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हैं, हाँ इंग्लिश लैंग्वेज इज कूल है, और बाकी अगर बोलता है तो मुझे ब्लडी फुल, ऐसा मत करना। यू स्पीक योर लैंग्वेज, आप अपना भी भाषा बोलो, आसामीज है, बंगाली है, मराठी है, हिंदी है, जो भी है बोलो, इंग्लिश भी बोलो, बट डोंट लिव योर कल्चर, डोंट लिव योर लैंग्वेज। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं ये हुआ है, हमारा लैंग्वेज, हम बाहर का लैंग्वेज फॉलो कर रहे हैं, एंड इससे क्या हो रहा है, हमारा लैंग्वेज धीरे धीरे, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो लिटरेचर है वो एक्सटिंक्ट होते जा रहा है। लिटरेचर ठीक है, हम इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ेंगे बट अपना लैंग्वेज भी पढ़ना बहुत जरूरी है। यू शुड बी एबल टू राइट इन योर लैंग्वेज एंड इफ यू वांट प्लीज लर्न इट। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है, अगर नहीं जाना तो अभी से शुरू कर दो, सीखो अच्छा से। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से इसका नुकसान हो रहा है, हमें बचाना बहुत जरूरी है अपना लिटरेचर, अपना कल्चर, अपना सॉवरेनिटी, अपना लैंग्वेज। ठीक है, क्लियर है। ये नहीं कि इंग्लिश अच्छा है तो यही बोलेंगे, बाकी अगर कोई अपना लैंग्वेज बोले उससे नेग्लेक्ट करेंगे, ऐसा मत करना। इट शुड बी पॉसिबल टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन विदाउट सेक्रीफाइसिंग द नेशनल इंटरेस्ट। तो यही बोल रहे हैं कि हमें अपना क्या बोलता है नेशनल इंटरेस्ट रखना है, ग्लोबलाइजेशन का भी बेनिफिट करना है, बट ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट इस तरह लेना है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट को कुछ ना हो। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का वजह से बेनिफिट्स भी लेंगे, बाहर का भी कल्चर सीखेंगे, लेकिन अपना कल्चर को खोना नहीं है, अपना नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, फिर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये देखिए बाहर का लोग डोसा वगैरह खा रहे हैं, हमारा जो साउथ इंडिया का कल्चर है, और फिर हम यहाँ पे देखिए पिज्जा बर्गर ये सब खा रहे हैं, बट बाहर का जो कैलिफोर्निया यूएसए वहाँ पे लोग डोसा खा रहे हैं, और हमारा ये सब क्यों हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है कि हम पिज्जा बर्गर जो वेस्टर्न फूड्स है वो हम यहाँ पे अडप्ट कर रहे हैं, और वो लोग हमारा इंडियन साउथ इंडियन का फूड जो है वो वहाँ पे खा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। देयर इज नो प्रॉब्लम कि ठीक है कुछ नया खाने को मिल रहा है, बट वही है अपना ट्रेडिशनल फूड को खोना नहीं है, उसको भी प्रमोट करना है, साथ में बाहर का भी सीखना है कुछ कुछ चीज। ओके, चलिए तो अब आते हैं कि करेंट 5 ईयर प्लान ऑफ असम, कि आखिरकार असम का करेंट 5 ईयर प्लान क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। ऑलरेडी हमने इंडिया का कवर कर लिया है। द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्लान मेकिंग इन इंडिया हैज अंडरगॉन ए सिग्निफिकेंट चेंज। द प्लानिंग कमीशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, ये हमने कहा था। दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस राइट इन द मिडिल ऑफ 12th प्लान। तो 12th प्लान के बीच में ये चेंज हुआ था कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके किसको दे दिया गया, नीति आयोग, नाम चेंज कर दिया गया था, पावर भी कम गया था। अभी हम पढ़ेंगे कि असम का 12th प्लान का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला, टू रेज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ असम इकोनॉमी टू 10% इन द नेक्स्ट 2 or 3 decades in order to remove the gap between असम इकोनॉमी एंड द इकोनॉमी ऑफ द डेवलपमेंट डेवलप्ड स्टेट्स होना चाहिए, डेवलपमेंट स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, डेवलप्ड स्टेट जो भी बोलो, तो कुछ स्टेट देखना कि बहुत ज़्यादा उनका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक अच्छा है और कुछ स्टेट का बहुत कम है। असम चाहता है कि क्या बाकी जो स्टेट है डेवलप्ड स्टेट या डेवलप जहाँ पे स्टेट का डेवलपमेंट ज़्यादा है उससे कॉम्पीट करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो भी उस तरह हो पाए, अच्छा भी है। और ये इनका एम क्या है कि आने वाला वहाँ पे 2 or 3 डिकेट्स, मतलब आने वाला 20 से 30 साल में उनका जो एम है कि वो 10% अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करे। दूसरा क्या है, टू अडॉप्ट वेरियस स्कीम्स फॉर पॉवर्टी रिमूवल, तो गरीबी को हटाने का भी उनका प्लान है आसाम गवर्नमेंट का कि गरीबी को हटाएंगे बहुत सारे स्कीम्स वगैरह लाके। तीसरा, टू टेकल द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड इरोजन विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो जो फ्लड वगैरह का भी प्रॉब्लम है वो भी टैकल करेंगे। फ्लड बहुत होता है ना आसाम में, लखीमपुर में स्पेशली, तो उसे भी टैकल करने का कुछ पॉलिसी वगैरह लाएंगे। और टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट भी करने का कोशिश है, तो ये इनका प्लान है।
टू रेज द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम 6% to 8%। तो एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है वो 6 से 8 करने का इनका कोशिश है। अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन पावर जनरेशन टू अप्लाई मॉडर्न, मॉडर्न हो गया, ये मॉडर्न होना चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन पावर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो सेल्फ सफिशिएंसी लाना चाहते हैं, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि खुद मतलब एटलीस्ट हम इतना पावर जनरेट कर पाए कि अपना अब काम हो जाए। टू रेज द वैल्यू ऑफ असम्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड अकॉर्डिंगली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन। तो हेल्थ और एजुकेशन में क्या है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है, करना भी चाहिए, ये इनका एम भी है। असम का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी पोजीशन इनको अच्छा करना है, ठीक है। असम का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी अच्छा कर देना है। टू ले एम्फेसिस ऑन स्किल फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू एक्सपांड अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एमएसएमई इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्री। तो ये क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करना है, प्लस कॉटेज इंडस्ट्री और जो एमएसएमई है उसे भी डेवलप करना है। टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो बायोडाइवर्सिटी जो है हमें उसे प्रिजर्व करना है, करना भी चाहिए, एंड क्लाइमेट चेंज को भी टैकल करना पड़ेगा। इतना जो गर्मी हो रही है सब की भी टैकल जो होगा वो ऑब्जेक्टिव में रखा गया है। टू टेक अप मेजर्स टू एंश्योर गुड गवर्नेंस इन द स्टेट एंड लोकल बॉडीज। तो मैंने ऑलरेडी गुड गवर्नेंस आपको समझा दिया, तो ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि मतलब आने वाला दिनों में गुड गवर्नेंस हो। गुड गवर्नेंस के लिए, गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए भी स्टेप्स असम गवर्नमेंट ने अपना ऑब्जेक्टिव में रखा है। सो फाइनली द प्लेन हैज अकॉर्डेड प्रायोरिटी टू रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया है, मतलब गाँव का, which will include the development of agriculture and allied activities, the small and medium industries and the cottage industries. It is hoped that such a strategy will reduce the gap between the urban and rural areas of Assam। तो यही कोशिश है कि क्या करें, जो रूरल और अर्बन एरियाज का जो गैप है उसे कमाया जाए, प्लस कॉटेज इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, एमएसएमई का डेवलपमेंट हो, रूरल डेवलपमेंट हो, यही प्रायोरिटी रहा है। तो ये 12 यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि क्वेश्चन पूछ देंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मतलब असम क्या बोलेंगे 12 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो 12 प्लान, सॉरी नॉट 12 5 ईयर। तो ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द असम 12 प्लान, आता भी है। तो यू शुड एटलीस्ट रिमेंबर 5 to 7 पॉइंट्स। मैं तो बोलूंगा सारा रिमेंबर करो तो ज़्यादा अच्छा, एटलीस्ट शॉर्ट में भी लिख देना। तो ये सारा लिख देना, एंड हमारा क्लास यहाँ ही फाइनली खत्म होता है, चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू मुझे झेलने के लिए। आई होप आपको सारा वीडियो समझ में आया हो, ना आया हो तो कमेंट कर देना। एमसीक्यू जल्दी लॉन्च करूंगा, मैं शॉर्ट्स में आगे बता दूंगा कि कब मैं लॉन्च करने वाला हूँ, जल्दी लॉन्च करूंगा। एंड स्टिल देन कनेक्ट, स्टे कनेक्टेड। गुड नाइट। कुछ भी डाउट होता है, अब आपको नोट्स पीपीटी धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। आई होप आप वीडियो देख रहे हो, मुझे तो पता भी नहीं आप तक वीडियो पहुंच भी रहा है कि नहीं, और अगर पहुंच रहा है तो जरूर बताना कहीं क्या डिफिकल्टीज है, नहीं है, ठीक है। पढ़ो अच्छा से, ओनली 3 months रिमेनिंग, जी जान लगा दो। चलो गुड नाइट।